Good afternoon. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is Comprehensive Guidance on Viral Load Testing in PLHIV under NSEP and speaker Dr. Ravinder Kaur Sachdeva. Dr. Ravinder is currently working as a Senior Medical Officer at ART COE Center, PJ Chandigarh. She was associated with WHO for strengthening routine immunization and surveillance for vaccine preventable diseases. She has published more than 26 papers in international and nationally indexed scientific journals of high impact and has more than 705 citations. Now I request Dr. Ravinder to start the session. Thank you. हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। आज के सेशन में मैं आपको वायरल लोड टेस्टिंग के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है हम सब के लिए। हम सब लोग ने ये जो रिवाइज्ड गाइडेंस मिला है वायरल लोड टेस्टिंग का 2 मई को, ये हमने देखा होगा अपने अपने सेंटर्स में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस सेशन में। वायरल लोड टेस्टिंग हम रूटीनली पेशेंट्स की कब करते हैं अपने सेंटर में? जब आफ्टर एआरटी इनिशिएशन सबसे पहले हम 6 महीने पे करते हैं, फिर 12 मंथ्स पे करते हैं, और फिर हम उसको एनुअली फॉलो करते हैं अगर वायरल लोड अनडिटेक्टेबल आ रहा होता है। दिस इज अ रूटीन वायरल लोड मॉनिटरिंग वाइल ऑन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इस ग्राफ में आपको यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर वायरल लोड लेस देन 1000 है तो हम पेशेंट का सेम ट्रीटमेंट रेजिमेंट कंटिन्यू करते हैं और रूटीन मॉनिटरिंग टेस्टिंग उसको एडवाइस कर देते हैं। एंड अगर पेशेंट का वायरल लोड जो हमने शेड्यूल टाइम पॉइंट पे करा है, वो जो कॉपीज हैं मोर देन 1000 आ रही हैं, तो हमें एक पेशेंट को एनहांस्ड एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन देने होते हैं। और उनके बाद अगर एडहेरेंस मोर देन 95% हो जाता है, तो हम वायरल लोड टेस्टिंग जो कंडक्ट करते हैं एज पर द रूटीन प्रोटोकॉल करते हैं। एंड अगर रूटीन प्रोटोकॉल में लेस देन 1000 आ रहा होता है तो सेम ट्रीटमेंट रेजिमेंट कंटिन्यू होता है पेशेंट का, एंड रूटीन मॉनिटरिंग कंटिन्यू रहती है। बट इस बीच में अगर वायरल लोड मोर देन 1000 आ जाता है तो हमें पेशेंट का फर्दर क्या कैसे उसको मॉनिटरिंग करना है। अगर मोर देन 1000 कॉपीज आ चुका है तो इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग के 3 मंथ्स का कंसेक्टिव सेशंस उसको पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। उन सेशन में हमने क्या क्या चीज़ों को एड्रेस करना है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और उन सेशंस के बाद अगर जो हमने इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करे हैं पेशेंट को, अगर उसके बाद जो एडहेरेंस है फिर भी लेस देन 95% रह रहा है, तो हमें अनदर 3 मंथ्स ऑफ एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन 2 प्रोवाइड करना है पेशेंट को। और उसके बाद वायरल लोड टेस्टिंग करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस एडहेरेंस लेवल्स। और अगर इस टाइम पे वायरल लोड लेस देन 1000 आ गया है तो हम सेम मॉनिटरिंग कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज अगर मोर देन 1000 आ रहा है तो हमें ऐसे पेशेंट को सेसअप में रेफर करना है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट डिसीजंस। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मेन पर्पस क्या होता है वायरल लोड टेस्टिंग का, तो आप ये आंसर अपने चैट सेक्शन में करके बता सकते हैं। दैट हमारा जो मेन एम है वायरल लोड टेस्टिंग का, ये असेस करना है कि टू मेक डिसीजन फॉर स्विच करना है, या फिर हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करना है, या फिर उसका या वायरल लोड टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एआरटी सेंटर की परफॉर्मेंस असेस कर रहे हैं, या आपको लगता है इनमें से कोई भी चॉइस नहीं है या फिर सारी चॉइसेस हैं। आप अपना आंसर चैट सेक्शन में इसमें कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Ma'am, we'll run the e-poll for 30 seconds. राइट। Each e-poll. हाँ, thank you. राइट। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ई पोल में उनका जवाब दे दें। उन्हें बस क्लिक करना है, उनका जो भी आंसर है उस पे आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है। So I think time is over. Yes, ma'am. We are ending the poll. Right. Ma'am, you can close that window. Okay. So now then
सब्सिक्वेंटली हमारा जो वायरल लोड टेस्टिंग जो हम मॉनिटरिंग करते हैं, दिस इज एक्चुअली टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट while somebody is on therapy. So those patients who are HIV-1 and HIV-2 co-infected, so at least when ART शुरू करने के बाद हमें उनका वायरल लोड एटलीस्ट 6 मंथ पे फर्स्ट फर्स्ट करना है, और उसके बाद 12 मंथ्स पे, एंड देन एनुअली अगर वायरल लोड टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है. बट HIV-2 पेशेंट्स में हमें उनका जो मॉनिटरिंग है वो, they should not be monitored by viral load testing but by the CD4 test monitoring. CD4 count monitoring, which should be done every 6 monthly for patients who are HIV-2 infected. So what is the frequency of viral load testing among patients who are on first line ART? अब आपको ये फिर से e-poll में आंसर करना है, whether we should be doing viral load testing for patients who are on first line ART every 6 monthly or every 12 monthly, or at 6 months and then at 12 months after ART initiation and thereafter annually, या फिर at baseline and every 6 monthly. Please answer this question. So Shweta, is this e-poll going on? Yes, ma'am. I could not see the right. Okay. Right. Can you see the answers, Ma- ma'am? And Okay, I can see the 11 question. participants have responded till now. 27% feel it is every 6 months. 9% have answered every 12 months. 55% have answered at 6 months and 12 months after ART initiation and thereafter annually. And 8% have answered at baseline and every 6 months. So still we are lagging behind this correct response. So as I have informed, जैसे मैंने बताया, जब हम ART शुरू करते हैं पेशेंट का, तो दैट इज द फर्स्ट लाइन ART. सो हम पेशेंट्स का जो वायरल लोड है वो हम बेस लाइन पे, दैट मीन्स एट द ART इनिशिएशन, एट द स्टार्ट ऑफ ART पॉइंट, वहां नहीं करते हैं. हम बेस लाइन पे केवल CD4 सेल काउंट करते हैं. आफ्टर ART इनिशिएशन हम फर्स्ट वायरल लोड टेस्ट जो है वो 6 मंथ्स ऑफ ART इनिशिएशन करते हैं, देन एट 12 मंथ्स, एंड उसके बाद हम एवरी 12 मंथली वायरल लोड टेस्ट करते हैं अगर पेशेंट का वायरल लोड टेस्ट टारगेट नॉट डिटेक्टेड या फिर लेस देन 150 कॉपीज आ रहा होता है. So I expect everybody to know this answer, that frequency of viral load testing as per the National AIDS Control Organization guidelines, as per the NACP, we are doing at six month and then at 12 months after ART initiation, and thereafter annually for all patients if they are virally suppressed. So the next question is, what is the scheduled frequency of viral load testing in PLHIVs on second and third line ART? So supposedly हमने पेशेंट का वायरल लोड हाई आ रहा था और हमने सैसअप में डिसीजन लिया कि इसका ART स्विच करना है. दैट मीन्स उसको फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे ART पे शुरू करना है, या फिर सेकेंड लाइन पे पेशेंट का वायरल लोड हाई था और हमने सैसअप में डिसाइड किया कि इसको अब हमने थर्ड लाइन ART प्रोवाइड करनी है. तो ऐसा पेशेंट जो सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन ART पे है, हम उनका वायरल लोड टेस्ट कब कब रिपीट करवाते हैं while on second line or third line ART, whether it is every 6 monthly, every 12 monthly, or there is no fixed frequency for such patients, या फिर whenever जब उनको सिम्टम्स आए ट्रीटमेंट फेलियर के तब हमने करना है. तो आप इसका भी प्लीज आंसर करिए. So 67%, as they have told, that every 6 monthly should be done if they are virally suppressed, and whenever symptoms of treatment failure appear. This answer is whenever treatment failure appears, if patient has good adherence and has symptoms of treatment failure. Of course this is one of the option, but if the viral load suppression is there, then we are going for second on second line or third line ART every 6 monthly repeat viral load test. So why an additional viral load test is required for pregnant women between 32 to 36 weeks of pregnancy? So आपको आपको क्या लगता है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन का क्या हम वायरल लोड 32 टू 36 वीक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं? इसका भी आप आंसर कर सकते हैं कि वेदर इट इज नॉट रिक्वायर्ड
इफ इट इज डन इन लास्ट 6 मंथ, हो सकता है कि आपके पास जो प्रेग्नेंट वुमेन PLHIV जो प्रेग्नेंट है उसका लास्ट 6 मंथ्स में वायरल लोड हुआ है, तो क्या हम ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन का वायरल लोड दोबारा से एडिशनली करेंगे एट 32 to 36 वीक्स, या फिर तब करेंगे अगर उसका एडहेरेंस अच्छा है, या तब तब नहीं करेंगे, या वी हैव टू डिसाइड एप्रोप्रिएट, इसीलिए या फिर इसलिए करते हैं कि दैट वी हैव टू डिसाइड फॉर एप्रोप्रिएट इन्फेंट प्रोफाइलैक्सिस, या इसमें से कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है। आप प्लीज अपना आंसर ई पोल में डाल दीजिए। Shweta, I could not see the next question in this. Ma'am, 14 have answered till now, and 86% feel it is to decide appropriate infant prophylaxis. So this is correct that this is very important. जब भी हमारे पास कोई प्रेग्नेंट वुमेन 32 to 36 वीक्स में एआरटी में आती है फॉर कंटिन्यूशन ऑफ एआरटी, तो हमें उसका वायरल लोड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस वायरल लोड्स हमें उस ड्यूरेशन में जरूर करना चाहिए, सो एज टू डिसाइड फॉर इन्फेंट प्रोफाइलैक्सिस। अगर उसका वायरल लोड सप्रेस्ड है तो हम मदर को एडवाइस करते हैं कि आपके बच्चे को जो प्रोफाइलैक्सिस मिलेगा वो सिंगल ड्रग मिलेगा, एंड दैट इज 6 for 6 वीक्स। एंड हो सकता है कि वो वायरल लोड अनसप्रेस्ड आए, मदर ने एआरटी प्रॉपरली लिया ही ना हो, तो वो वायरल लोड हो सकता है मोर देन 1000 आ रहा हो। तो उस केस में हमें इन्फेंट प्रोफाइलैक्सिस के लिए डिसीजन लेना है कि डुअल प्रोफाइलैक्सिस चाहिए और कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, 6 वीक्स के लिए चाहिए या 12 वीक्स के लिए चाहिए। तो ये वायरल लोड हमें इस डायरेक्शन में हेल्प करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमें कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर हमारे पास इस ड्यूरेशन में हमारे पास आ रही है, तो हमें उसका वायरल लोड ज़रूर रिपीट करना चाहिए, सो एज टू असेस फॉर एप्रोप्रिएट इन्फेंट प्रोफाइलैक्सिस। हो सकता है उसका जो आपने लास्ट वायरल लोड किया हो वो 6 मंथ में ही किया हो, 26 वीक्स पे ही किया हो, तो स्टिल आपको ये जो 32 to 36 वीक्स वाला वायरल लोड है वो जरूर से रिपीट करना है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ एंट्री इन द एआरटी केयर, हो सकता है वो डायरेक्ट आपके पास 7th मंथ में ही आके एनरोल हुई हो, तो स्टिल आपको वो वायरल लोड टेस्ट जरूर करना है, सो एज टू डिसाइड फॉर इन्फेंट प्रोफाइलैक्सिस। सो इम्पॉर्टेंटली जो भी पेशेंट हमारा फर्स्ट लाइन एआरटी पे है उसका हमें वायरल लोड 6 मंथ्स पे, 12 मंथ्स पे आफ्टर एआरटी इनिशिएशन एंड देयर आफ्टर एनुअली जरूर करना है। एंड दोज पीपल हु आर ऑन सेकेंड लाइन एआरटी एवरी 6 मंथली आफ्टर इनिशिएशन ऑफ सेकेंड और थर्ड लाइन एआरटी। एंड दिस ये जो गाइडेंस है दिस शुड बी फॉलोड फॉर ऑल पेशेंट्स हु आर ऑन एआरटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ट्रीटमेंट एडहेरेंस लेवल्स। ठीक है, so plasma viral load testing is recommended for all HIV positive pregnant women during 32 to 36 weeks regardless of duration of ART, so as to determine the risk of transmission to the baby. And for all PLHIVs who are being transitioned, so supposedly हमें कुछ transition करना है ART में substitution करना है from supposedly TLD से ALD पे है at 6 months 12 months, and उन पेशेंट्स के लिए भी जो हमारा वायरल लोड है ऑन एवरी 6 मंथली फॉर पेशेंट्स जिनका ट्रांजिशन करा है, तो हमें उस समय भी करके देखना है उनका वायरल लोड क्या है। एंड जो पेशेंट को हमने सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन शुरू कर दिया है उनका एवरी 6 मंथली हमें वायरल लोड रिपीट करना है। सो इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, क्लिनिकल फेलियर्स की इंडिकेशंस होती हैं जब मेडिकल ऑफिसर्स डिसीजन ले सकते हैं कि उनको एडिशनल वायरल लोड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। सो वायरल लोड टेस्ट हमने रिपीट किया, अगर किसी का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल आ रहा है या लेस देन 1000 आ रहा है तो, या मोर देन 1000 आ रहा है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसका क्या मीनिंग होता है। सो अगर वायरल लोड इज मोर देन और इक्वल टू 1000 कॉपीज इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो इस द फर्स्ट थिंग इज दैट ART जो पेशेंट ले रहा है वो करेक्टली नहीं ले रहा है। सो इसका बहुत इनफ एविडेंस है कि पुअर एडहेरेंस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरोलॉजिकल फेलियर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर पेशेंट मेडिसिन प्रॉपरली नहीं लेता है, यही बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कारण मिला है जिनका वायरल लोड हाई आता है, जिनका वायरल लोड अबव 1000 आता है। तो हमें और
हो सकता है कि ऐसा ये भी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, बट समटाइम्स क्या होता है कि ऐसा भी रीजन हो सकता है कि ART may not be working due to some resistance or treatment failure. But the most important factor for virological failure in our scenario is poor adherence to ART drugs. एंड अगर किसी इंडिविजुअल का वायरल लोड लेस देन 1000 कॉपीज आ रहा है, तो इसका मीनिंग है कि वायरस सप्रेस्ड है, ART वर्क कर रही है, वी कैन कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट रेजिमेन. एंड आवर एम इज टू हैव अनडिटेक्टेबल वायरल लोड while on therapy. सो वायरस अनडिटेक्टेबल है, तो दैट implies कि ART काम कर रही है, देयर इज नो मेजरेबल वायरस इन द ब्लड. एंड वी ऑल हैव, पहले भी हमने इस टर्म को सुना होगा, U इक्वल टू U. अनडिटेक्टेबल अगर वायरल लोड है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अनट्रांसमिटेबल. दैट मीन्स दैट देयर इज जीरो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू सेक्सुअल पार्टनर, और एंड देयर इज ऑल्सो मिनिमल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इन केस ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन. इसका मीनिंग ये नहीं है कि किसी का अगर अनडिटेक्टेबल वायरल लोड आ गया है कि वो पेशेंट क्योर हो गया है. दैट डज नॉट मीन कि HIV हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द ब्लड. HIV still is present in some body reservoirs. ऐसी बॉडी में सेल्स होते हैं जिसपे ये रिजाइड कर जाता है, लाइक ग्लायल सेल्स, लाइक लिम्फोइड सेल इन द गट टिश्यूज. तो ऐसे कई सेल्स हैं जहाँ पे ये लेटेंटली एज reservoir रिजाइड करता है. तो दैट डज नॉट मीन कि वायरल लोड इज जीरो. And that but undetectable, having undetectable viral load is equivalent to untransmittable, and patient is advised to continue the same treatment regimen. So now the time for next question is, agar for PLHIVs on ART for more than 6 months with adherence less than 95%, so when should the routine viral load test be done? We should be waiting till adherence improves to more than or equivalent to 95%, or as per the schedule irrespective of adherence. तो ये बहुत बार हमें सैसप में भी ऐसा सवाल आता है कि आप, हमारे पेशेंट जो है वो पुअरली एडहेरेंट है, तो हमें क्या वायरल लोड कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप प्लीज इसका आंसर करिए पोल में. So, Shweta ji, can you help me with the answers received? Sure, ma'am. Ma'am, 12 people have answered till now, and there's a 50-50 poll wherein 50% feel it is option A and 50% feel it's option B. So as I just mentioned in the previous slides, I will show you again one of the slide. I could not find that thing. So it is irrespective of, I will help you with this answer. This is actually irrespective of adherence. आपने जब ART शुरू करा किसी पेशेंट का, तो आपको उसका वायरल लोड टेस्ट एट 6 मंथ्स करके देखना है. दिस इज एज पर द शेड्यूल irrespective of adherence as per the revised NACO guidelines. So for PLHIVs on ART for more than 6 months on ART with adherence less than 95%, the answer it should be that routine viral load test should be done as per the schedule irrespective of adherence. So thing is that never test it for viral load any PLHAV who has completed at least 6 months of treatment and has not gone viral load testing. These should be prioritized for viral load test irrespective of adherence to the treatment levels. So this we have to see that how many percentages are actually failing, or how many are having viral, near to viral suppression or not. So this is actually, this will help to design the further program policies and all. So this is irrespective of adherence, we should be going for repeat the first viral load test at 6 months. सो वायरल लोड टेस्ट हमने शेड्यूल ड्यूरेशन पे कर दिया. अगर उसका वायरल लोड रिजल्ट इज 1000 से नीचे आ रहा है, तो वो हम
सेम मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं. बट अगर वायरल लोड इज मोर देन 1000 तो काउंसलर्स को स्टेप अप एडहेरेंस पैकेजेस फॉर 3 मंथ्स देना होता है. दिस वाज इन द 2021 गाइडलाइंस. सो अगर उसमें यही मेंशन था कि हम 3 मंथ्स का हमने उसको स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस दिए. अगर एडहेरेंस मोर देन 95% हो गया है तो हम उसका वायरल लोड टेस्ट करते हैं. अगर वो रिपीट वायरल लोड मोर देन 1000 है तो हम उस पेशेंट को सेसअप में रेफर कर देते हैं. और अगर रिपीट वायरल लोड टेस्ट लेस देन 1000 है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए. तो पहले वाले प्रोटोकॉल्स में इस वाले जो फेज में फर्दर पेशेंट्स को यही था कि अगर उनका एडहेरेंस लास्ट 3 मंथ्स में मोर देन 95% नहीं हुआ है तो अनदर स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन. तो उसमें हमारे पास बहुत ही लैग था कि हम फिर अगर मान लीजिए उसमें भी पेशेंट का एडहेरेंस इंप्रूव नहीं हुआ है तो क्या हमें वायरल लोड टेस्ट फिर से करना है कि नहीं करना है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी. तो अब जो रिवाइज्ड आया है उसमें दिस हैज बीन कवर्ड अप. सो दिस नो जो ये वाला है इसमें हमारे को फर्स्ट 3 मंथ्स में हमने उसको जो पैकेज दिया दैट इज एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन पैकेज 1 दिया. उसके बाद उसका अगर एडहेरेंस इंप्रूव हो गया है तो वी विल बी गोइंग फॉर द रिपीट वायरल लोड टेस्ट. मान लीजिए उसका एडहेरेंस इंप्रूव नहीं हुआ है तो हम उसको another 3 months ऑफ एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन 2 देते हैं. और उसके बाद हम उसका वायरल लोड रिपीट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ adherence levels. So for patients with unsuppressed viral load, how long enhanced adherence counseling sessions be continued? If adherence continues to remain less than 95% and timing of repeat viral load test and CESAP referral in such cases, कैसे करना है? So you can answer your this thing in the chat section if you want to reply this question. Ma'am, FAQ has no poll. So right, there's no poll, but I was waiting for some answers to be there in the chat section because I suppose that our SASAP coordinator should answer this question because she's routinely handling these cases which are being referred to for SASAPs. So for as I just mentioned now that for patients who have unsuppressed viral load, जिनका viral load high चल रहा है, तो हमें कितने enhanced adherence counseling sessions देने हैं. यहाँ पे इस फ्लो में हमने बताया अभी कि अगर दिस फ्लो विल बी बेटर. राइट. सो यहाँ पे आपको बेटर क्लैरिटी है जो कि हमारा रिवाइज्ड वायरल लोड टेस्टिंग एल्गोरिदम है. अगर पेशेंट का 1000 से ऊपर वायरल लोड कॉपीज रिजल्ट्स आ रहा है तो हम काउंसलर्स को एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग EAC1 उसको देना है फॉर 3 months. And if adherence in last 3 months is more than 95%, viral load test is conducted as per the after 3 months again. सो अब हमें इस तरफ का फ्लो की तरफ ध्यान देना है. अगर उसका एडहेरेंस जो है वो लेस देन 95% रहा इन लास्ट 3 मंथ्स तो ऐसे केसेस में काउंसलर्स को डिफरेंट काउंसलर को उसको अनदर 3 मंथ्स ऑफ एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस देने हैं जिसको हमने EAC2 लेवल किया है. This should be done by different counselor under the supervision of medical officer. So as to assess हो सकता है कि जो फैक्टर्स पहले एक काउंसलर्स को पेशेंट नहीं बता पा रहा है या कुछ कारण उससे नहीं असेस हो रहे हैं तो हमें वी शुड बी हैविंग maybe the counseling session by different counselors हो सकता है उससे better rapport building हो जाए और better उससे understand कर ले patient for improvement in the adherence. तो वो हमें provide करने हैं. And then we will be conducting viral load test irrespective of adherence level. So हो सकता है इन रिपीट 3 काउंसलिंग सेशंस के बाद भी उसका एडहेरेंस इज अगेन लेस देन 95%. But again we will be going for repeat viral load test in these cases at 6 months. एंड अगर इन केसेस में वायरल लोड इज मोर देन 1000 है तो हम ऐसे पेशेंट्स को सैसअप में रेफर करेंगे फॉर फर्दर ओपिनियन, फर्दर इवैल्यूएशन. Maybe some opportunistic infection is also there. Maybe some other linkages are required in such cases. Maybe some other issues are there which are not being addressed by the ART centers. So such cases को आपको SASAP में refer करना है after that 6 months. EAC1 3 months and then EAC2 for another 3 months, right?
So the answer to it, this would be, how long ASE be continued if adherence continues to remain less than 95%? This would be for next 3 months, and another that completely 6 months ho gaya. And timing of repeat viral load test and CESUP referral is answer, this would be again 6 months after the ESC 1 and after ESC 2, right? So, in your opinion, adherence would be better among patients who are on first line ART or on second or third line ART? So, any answers received for Yeah, this? ma'am, people are answering this question. Right, right. Requesting all the participants to please take the e-poll. You will have to click on the screen on the correct answer or whichever answer you feel is right. Requesting everyone to please answer the e-poll. Ma'am, 11 participants have answered the e-poll and it's 70% feel that it is first, PLHIV on first line. So one reason would be that it is a simplified regimen, single drug, and second and third line regimens have multiple drugs. This is one reason that they have answered for that question. And repeatedly patients who are missing first line ART and then they have been switched to second or third line ART, and they are in that process of repeatedly missing again second and third line, such patients could be there. And because those factors which were there for first line ART failure and then second line ART failure were not addressed adequately, that could be one of the supportive things for that. So adherence should be better among patients who are on first line ART. So now this has been discussed in the previous section for the this thing, that this no has been addressed now in the better in this revised treatment algorithm. So this has been explained in the previous flow charts that we have been providing. Enhanced adherence counseling session 1 and enhanced adherence counseling session 2 by different counselor under the supervision of medical officer. And then we will be going for repeat viral load testing for patients who have viral load more than 1000 copies, and then subsequently again if they have more than 1000 copies, then we will refer such patients to SASA for further evaluation. So this has been revised as I have mentioned again and this thing I'm emphasizing this is the revision which has been done in the revised office memorandum, that conduct viral load test at the scheduled time आप उस पे करिए, और उस अगर viral load less than 1000 है तो same treatment continue करिए, अगर more than 1000 है तो आप 3 months के लिए enhanced adherence counseling 1 session provide करिए। अगर उसके बावजूद भी आपका जो काउंसलिंग जो पेशेंट का एडहेरेंस है वो पुअर रह रहा है, आप उसको 3 months अगेन एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन 2 प्रोवाइड करिए बाय डिफरेंट काउंसलर, एंड देन आप उसको वायरल लोड टेस्ट रिपीट करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एडहेरेंस लेवल्स। For the other side, if adherence has improved to more than 95%, conduct viral load test, and then if it is less than 1000, continue the same treatment. And if adherence is more than 95% और अब इसके बावजूद भी viral load high आ रहा है तो आप ऐसे पेशेंट को SASP में भेजें। So what does additionality in the viral load algorithm, that it is better defined now for better management of patients with unsuppressed viral load. So there is improvement, quality of enhanced adherence sessions, it has to be improved, and it is actually going to bring patient under the better continuum of the care, and make enhanced adherence counseling more effective and solution oriented. And so that we should be able to solve those issues जो patients हमें बता रहे हैं, हम उस पर better address कर सकें, not to keep on कि हाँ postponing उनको नहीं. And this will also help in the engagement of ART team, particularly medical officers, senior medical officers, in ensuring viral suppression from very beginning.
सो वी शुड बी एक्चुअली अवॉइडिंग अननेसेसरी स्विचेस, है ना. सो अगर अगर फर्स्ट लाइन पे भी पेशेंट का फैक्टर्स हमने एड्रेस नहीं करा और हमने सेकेंड लाइन पे कर दिया, वो फैक्टर्स तो कंटिन्यू रह रहे हैं, और फिर थर्ड लाइन पे भी कर दिया तो वो स्टिल दिस इज बीइंग कंटिन्यूड. सो दिस इज अननेसेसरी. Change in the regimens are not going to help in such cases. So those factors जो जो कि कारण है बार बार उनका मेडिसिन मिस करने का, unless we address those issues, we will not be able to achieve viral suppression in our patients. So this is very important. And जो purpose of referral to SASAP है that in-depth review into adherence and clinical issues, and it should not be आपने first viral load देखा कि हाई है, refer to SASAP, ऐसा नहीं है ना. तो उसका जो factors हैं वो जब तक हम address नहीं करेंगे और उसको उसको काउंसलिंग सेशन से या उसके उसको उसमें हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इवन इन द सेसअप लेवल ऑल्सो. So enhanced adherence counseling is very very important for all patients who are not having good adherence to ART. So अभी तो वी ऑल आर यूजिंग DTG बेस्ड regimens in our program, है ना. TLD यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एनी मोर TLE. सो आपको ये आई मीन यू ऑल वुड बी ऑब्जर्विंग ऑल्सो दैट विद DTG बेस्ड ART दो जो पेशेंट्स का वायरल सप्रेशन है, इट इज मच मोर देन पेशेंट्स हु वर अर्लियर ऑन ZLN और TLE regimens पे. So this has also been proven in various research, and that is why that these policies have been revised, and revised treatment protocols are there for all patients who are now requiring treatment. First line is DTG based ART. TLD हम सबको शुरू करते हैं. So जो पहले जो this thing is observed that 1.6% among ART experienced people who are living with HIV, they were having unsuppressed viral load before this transition. Before, like earlier we were using ZLN or TLE as first line, and now after this thing TLD being used all over. So this number who are actually failing on viral on therapy, this has come down to less than or equivalent to 0.1% of patients who are actually having this thing unsuppressed viral load. So this is quite assuring for DTG based regimens, and a very high viral suppression is being maintained if somebody is on TLD. So, what are the possible reasons for having unsuppressed viral load? This, as I just mentioned, कि poor adherence is the most important reason for virological failure. Not taking ART regularly, जैसे बताते हैं वैसे नहीं ले रहे हैं. On time pill pickup नहीं है. आपने उसको 5 तारीख को बुलाया, patient 15th को आ रहा है, 25th को आ रहा है, और उसको उसको adhere नहीं कर रहा है, और सब ऑप्टिमल आपने उसको 1 टैबलेट लेने के लिए बोला, आप उसने पेशेंट ने हाफ टैबलेट लेना शुरू कर दिया. उसको लगा कि जो 1 टैबलेट है उसके लिए ज़्यादा पावर की है, ज़्यादा स्ट्रेंथ की है, और उसको हाफ से ही काम चल जाएगा. तो प्रॉपरली काउंसलिंग नहीं हो पाया, या उसने खुद से ही मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया. और समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट्स मल्टीपल थेरेपीज ले रहे होते हैं, लाइक उनको गैस्ट्राइटिस है तो उनको उसके लिए एंटासिड्स भी दे रहे हैं, या और मेडिसिन भी, मल्टीविटामिन्स भी चल रही हैं, तो उसके साथ ही वो HIV का मेडिसिन भी ले रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों अगर वो कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन है मेडिसिन का वो इफेक्ट होता है. तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कब करना है मल्टीविटामिन्स का और मेडिसिन का, उसमें कितना टाइम गैप होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव proper drug levels in the blood when somebody is on such long therapies. So suboptimal absorption में क्या क्या चीज़ें आती हैं. अगर पेशेंट को मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं, या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, या ऐसे एंटासिड सिरप्स मिल रहे हैं जिसमें ऐसे कैटायंस हैं, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या जिंक, तो ऐसे वाली अगर इसमें पेशेंट्स के सप्लीमेंट्स चल रहे हैं या मेडिसिन हैं, तो हमें उनको क्या एडवाइस करना है कि आपको जो DTG है एटलीस्ट 2 hours before or at least 6 hours after such formulations लेना है. तो इतने घंटे का गैप करना है. सो अगर पेशेंट को आपको
जब ये मल्टीपल थेरेपीज जा रही होती हैं, तो इसके लिए टाइम टाइम का बारे में बताना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स क्या होता है, हमारे पेशेंट्स एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी भी ले रहे होते हैं, तो उसमें रिपैम्पिसिन होता है. तो हमें ऐसे पेशेंट्स को ये इंश्योर करना होता है कि उनका जो डीटीजी का एडिशनल डोज जो है वो उनको मिल रहा है while on as they are on anti-tubercular medicines along with ART. सो ये जो ग्राफ है, दिस इज एक्चुअली हमें ये बताने के लिए है कि इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग से हम जो है अननेसेसरी स्विचेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो आप देखेंगे अगर 1000 के ऊपर हमारे पास अगर 14,000 पेशेंट्स का वायरल लोड वॉज अबव 1000, उसमें से जब हमने ईएसई प्रोवाइड करा पेशेंट्स को, तो 95% को ईएसई इनिशिएट हुआ, 94% ने एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस कंप्लीट करे. और हमने फिर जब रिपीट वायरल लोड टेस्ट किया, तो 80% पेशेंट्स का रिपीट वायरल लोड टेस्ट हुआ. उसमें से 15% पेशेंट्स जो हैं उनका वायरल लोड जो था वो 1000 के ऊपर आया. 85% का जो वायरल लोड था वो लेस देन 1000 आ गया आफ्टर दीज इनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस. एंड जब उनको रेफर करा, तो 29% वर फ्रॉम दीज पीपल, 29% were referred to CESUP, and 71% they were not referred to CESUP. And after the CESUP referral, of these 29%, 23% they were actually recommended for second line. उसमें जो था 38% they continued on the same treatment regimens. So we can avoid unnecessary ART switch from first line to second line, or from second line to third line, by these enhanced adherence counseling session to our patients. सो ऑन टाइम पिल पिकअप जो है और इरेगुलर पिल पिकअप, तो इसमें है कि अगर पेशेंट्स अनसप्रेस्ड वायरल लोड के, अगर हमारे पास 7,758 पेशेंट्स दोज हु वर अनसप्रेस्ड वायरल लोड, उनको फर्दर असेस किया गया. तो उसमें से इट वाज असेस्ड दैट only 15% were on time pill pickup. 85% they were irregular while coming to ART. They were not coming on the same days, and this was more than 3 times in last 6 months they were found to have irregular pill pickup. That is one of the reason that they were not actually compliant to the medicines. सो एसओपीज क्या रहेंगे अगर हमारे पास पेशेंट अनसप्रेस वायरल लोड के साथ होते हैं, तो हमें कैसे कैसे ट्रेस करना है, कैसे फॉलो अप करना है. सो जब भी हमारे पास वायरल लोड टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल होती है, एक लाइन लिस्ट जो है वो अनसप्रेस वायरल लोड की, वो हमें डेली बेसिस पे जनरेट करनी चाहिए बाय डेटा मैनेजर्स. एंड जो वो लाइन लिस्ट जनरेट हुई है, दैट शुड बी शेयर्ड विद द काउंसलर्स who are delivering services under packages C, सो दैट जिनका जिनका वायरल लोड हाई है, तो इनको हमने हमारा सेशन एक बार हुआ था एडवांस डिजीज मैनेजमेंट में, तो हमने उनको उनको पैकेजेस ए बी सी में कैटेगराइज करा हुआ है. तो अब जो अनसप्रेस वायरल लोड है, ऐसे वाले पेशेंट्स हमारे पैकेजेस सी में आते हैं. तो अब इनको, जिनका वायरल लोड हाई है, तो इनका जो है ये लिस्ट उन काउंसलर के साथ शेयर होगी, और उनको टेलीफोनिकली फॉलो अप करना होता है कि आप अपना नेक्स्ट पिल पिकअप के लिए कब आ रहे हैं, एडहेरेंस उनका कैसा है. तो स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग और एनहांस काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स हमें प्रोवाइड करने होते हैं. एडिशनल सेशंस जैसे बताया रिवाइज प्रोटोकॉल्स में, वैसे देने हैं पेशेंट्स को. एंड काउंसलर शुड प्रोवाइड इंटेंसिव सपोर्ट टू इम्प्रूव एडहेरेंस एंड फोकस ऑन कि क्या इश्यूज हैं, क्या बैरियर्स हैं, एंड उनको हेल्प करें पेशेंट्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में, सो दैट उनका एडहेरेंस इम्प्रूव हो सके. तो जो फर्स्ट सेशन है, दैट में बी प्लान एट डे 15 और 1 month, as we discuss with the patient, and the counselor can have that discussion. And then sessions जो हैं should be conducted when the patient visit to the center for ART pill pickup. And जो enhanced adherence counseling sessions के ready reckoners हैं guidelines में, तो that can be used by counselors to actually not to miss anything and to facilitate the improvement in the adherence for the patient.
तो एक गाइडलाइंस में आप देखेंगे तो रेडी रेकनर बना रखा हुआ है कि हम फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में, थर्ड सेशन में हमें क्या क्या चीज़ें पेशेंट्स के लिए असेस करनी है। तो वो आप अपने टेबल्स पे रख सकते हो एज अ रेडी थिंग, सो दैट कुछ भी उसमें से पॉइंट मिस ना हो जब आप इनहांस एडेरेंस काउंसलिंग सेशंस पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और जब आप जब ये सेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसके स्पाउस का या पार्टनर का स्टेटस और चिल्ड्रन का टेस्टिंग उस समय आप उसको असेस कर सकते हो और उसको फैसिलिटेट कर सकते हो कि अगर वो नहीं हुआ है तो वो करवा लें, बिकॉज हमारा इंडेक्स टेस्टिंग इज द मेन अभी फोकस है। तो हम ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसी सेशंस में हम उसको भी असेस साइमल्टेनियसली कर लें। सो enhanced adherence counseling session में SMOs और MOs का involvement should be from very very beginning, and जो भी patient related issues हैं we should be looking for to help the patient to solve those issues. सो ये जो गाइडलाइंस में है रेडी रेकनर्स, आप अपने अपने गाइडलाइंस को रेफर कर सकते हैं सो एज टू असेस कि सेशन 1 में हमें क्या चीज़ें असेस करनी है। हमने पेशेंट्स का एडहेरेंस असेस करना है, हमें उसको वायरल लोड टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, हमें पेशेंट का नॉलेज क्या है रिगार्डिंग ART मेडिकेशंस, वायरल लोड टेस्ट वो असेस करना है, और हमें उसका सपोर्ट सिस्टम असेस करना है, हु इज़ द केयर गिवर, वेदर पेशेंट इज with the family support or staying alone or having some other issues, उसको मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो उसको परेशान कर रहे हैं, या उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या उसका उसका जॉब ऐसी है कि टाइमिंग्स ऐसे हैं दैट ही इज लाइकली टू मिस मेडिसिन, या उसका कुछ और उसके प्लान में उसको हेल्प करना है। तो दिस इज ऑल बीइंग असेस्ड इन द फर्स्ट ART फर्स्ट स्टेप अप काउंसलिंग सेशन। एंड सेकेंड सेशन में सब्सिक्वेंटली जो आपने नेक्स्ट मंथ में करा, तो आप यू विल बी काउंसलर्स विल बी असेसिंग फॉर एडहेरेंस, जो आपने उसको जो चीज़ें लास्ट सेशन में बताई थी उसका आप एक बार एक गो थ्रू कर सकते हैं कि पेशेंट को उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया बाय दोज क्वेश्चंस आंसर्स एंड ऑल। और अगर उसका एडहेरेंस बेटर हुआ है तो आप उसको एनकरेज करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, और आपको हो सकता है कि आपको अपना जो काउंसलर्स ने प्लान बनाया था उस पेशेंट के लिए, जो अभी आपने इश्यूज आइडेंटिफाई करे थे, आपको उसमें भी कुछ रिविजन्स करने की ज़रूरत है, तो आप वो सेकेंड सेशन में असेस कर सकते हैं। एंड देन वी यू कैन इवन मॉडिफाई द ट्रीटमेंट प्लान, द काउंसलिंग सेशंस प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। देन सब्सिक्वेंटली थर्ड सेशन में अगेन यू विल बी असेसिंग अडेरेंस की, अभी फिर से मेडिसिन ठीक से खाया है कि नहीं खाया, व्हाट वर द इश्यूज की अभी दोबारा से मिस कर रहा है, या दैट पेशेंट इज कंप्लायंट ना हो। सो वो चीज़ें आप फिर से असेस करेंगे। यू मे इवन में आपको थर्ड सेशन में भी हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन लानी पड़े एज पर द क्लाइंट्स की नीड के अकॉर्डिंगली। तो आपने उसको रिमाइंडर्स देना नेक्स्ट ड्यू डेट का, नेक्स्ट वायरल लोड टेस्ट का। सो ये सारी चीज़ें असेसमेंट होगा इन द सेशन 3। देन आप उसका प्लान करेंगे नेक्स्ट वायरल लोड टेस्ट के लिए। इफ यू फील दैट ऑल सेशंस वर डन नाइसली एंड पेशेंट हैज improved adherence, then go for repeat viral load test in at the end of 3 months of these sessions, and then plan for that and if that viral load test, repeat viral load test जो आपने करा after 3 months of enhanced adherence counseling sessions, if those that adherence has improved and viral load test result is good, patient will be continuing with the same treatment regimen, and you will be appreciating patient कि आपने ये सारी चीजें करी। Now your effort has actually, your whatever efforts you have put in to improve the treatment plan and all, that has actually worked, and आप उसको encourage करिए so that वो उस treatment को stick करे और उस plan को stick करे, so that future में उसका वायरोलॉजिकल फेलियर को आप बचा सकें। सो दिस इज ऑल आई जस्ट मेंशन कि आपको उसका नॉलेज क्या है ART के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में, उसका उसका उसको कुछ और इश्यूज आ रहे हैं मेडिसिन से, कुछ साइड इफेक्ट्स फील हो रहे हैं, या उसका कुछ वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कुछ कंकॉमिडेंट मेडिकेशंस चल रही हैं, मल्टीपल पिल्स चल रही हैं, TB की मेडिसिन चल रही हैं, एंटी फंगल्स चल रहे हैं, या कुछ सप्लीमेंट्स चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का असेसमेंट आप इनहैंस एडेरेंस काउंसलिंग सेशन 1 में करेंगे, और पेशेंट को सपोर्ट करेंगे ताकि आप उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बना के उसको दे सके, सो दैट वो उसको फॉलो करे और उसका एडहेरेंस इम्प्रूव हो। अगर पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम में कुछ लैक कर रहा है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम में लैक कर रहा है, केयर गिवर की सपोर्ट में लैक कर रहा है, तो आप उसको इनकरेज करिए, जो भी केयर गिवर है उसको लेके आए, काउंसलिंग हो सकती है उसकी, सो दैट आपके जो फैक्टर्स हैं वो हम असेस करके उसको एड्रेस कर सकें।
तो ये एक जो this is also in the guidelines that annexure 6 where all these things have been mentioned, और अपने पास एज रेडी reckoner रख सकते हैं. सो बैरियर्स क्या हैं, इंटरवेंशंस क्या करी हैं आपने, टूल्स क्या उसको डिजाइन करके दिए. हो सकता है आप पेशेंट बार बार मेडिसिन लेना भूल जाता है, तो आप उसको एडवाइस करते हो कि दैट एक डायरी में मेंटेन कर सकता है, एक अलार्म लगा सकता है, मोबाइल पे एसएमएस लग सकता है. सो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. कुछ पेशेंट्स कैलेंडर पे मार्क करना प्रेफर करते हैं, कुछ पेशेंट्स अपना मेडिकेशंस का टाइमिंग सम प्रोग्राम्स के साथ, टीवी प्रोग्राम्स के साथ लिंक करते हैं. तो कुछ भी एज पर द पेशेंट बेस आपको उसको एडवाइस करना है कि आपके लिए ये चीज़, ये प्लान वुड बी बेटर, एंड आप अगर इसको फॉलो करोगे तो ही आपका एडहेरेंस वुड कैन बी इम्प्रूव्ड. सिमिलरली सेकेंड, जैसे मैंने बताया कि आप उसका एडहेरेंस लास्ट जो आपने फर्स्ट सेशन में उसको फैक्टर्स असेस करे, उसको एड्रेस करा, तो उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट आया. अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसकी स्ट्रेटेजीज अगर रिवाइज करनी है तो वो करो, एंड देन चेक करो पेशेंट का ट्रीटमेंट एडहेरेंस फिर से कि इम्प्रूव है कि नहीं है. So this is all this way, these are the ready reckoners, and you can keep and you can use for assessment in these counseling sessions. So as जिसे मैंने बताया कि 3 सेशंस के बाद आप वायरल लोड, अगर उसका एडहेरेंस मोर देन 95% हो गया है तो नाउ गो फॉर अ रिपीट वायरल लोड टेस्ट. बट अगर इसका लेस देन 95% है, you have to plan for another 3 months of enhanced adherence counseling session 2, and then आप उसके बाद उसका वायरल लोड टेस्ट you will be repeating after that, after another 3 months of enhanced adherence counseling session 2. सो दिस इज द लाइन लिस्ट के जो कि अनसप्रेस वायरल लोड टेस्ट के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं. सो इसमें सीरियल नंबर, एआरटी नंबर, नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ वायरल लोड टेस्ट, वायरल लोड का रिजल्ट क्या था, एडहेरेंस क्या है पेशेंट की, लेस देन 95% है, मोर देन 95%, देन स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन 1 2, एंड उसका डेट ऑफ सेशन, उसका एडहेरेंस क्या रहा, डेट ऑफ सेशन, रिजल्ट क्या रहा, डेट ऑफ सेशन 3, एंड देन रिजल्ट क्या है. सिमिलरली स्टेप अप काउंसलिंग सेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, रिपीट वायरल लोड टेस्ट कब हुआ है, उसका डेट, उसका रिजल्ट क्या है, एंड हमने सेसअप में कब रेफर करा, एंड डेट ऑफ रिव्यू बाय सेसअप कब हुआ, एंड सेसअप की रिकमेंडेशन क्या थी. दिस इज फॉर द एआरटी, एज पर द एआरटी ऑपरेशनल गाइडलाइंस. This is there in the guidelines. So differentiated care, like we have to provide differentiated care to such patients who have virological failure. They have certain factors which are bringing ki unka viral load is high. This may be the most important reason is poor adherence to ART. Sometimes क्या होता है, पेशेंट्स को मेन सेंटर में आने के लिए ट्रेवल इश्यूज हैं. दे वांट टू बी लिंक्ड अप विद द लिंक्ड ART सेंटर्स बिकॉज उनको उनका उस दे फील डिफिकल्टी पेरेंट एआरटी सेंटर में रीच करने के लिए, तो दे वांट कि उनका मेडिसिन वहां से मिले. तो आप ऐसे पेशेंट्स को, डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग दैट उनका वायरल लोड इज हाई बट दे हैव ट्रेवल इश्यूज, दे हैव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इश्यूज, फंड्स इश्यूज, नॉन अवेलेबिलिटी, कोई केयर गिवर नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है उनको, और उनका टाइम और वर्क और मे बी सम ऐसे जॉब में है या स्कूल टाइमिंग ऐसे हैं, दे वांट देयर मेडिसिन टू बी लिंक्ड विद द लिंक्ड ART सेंटर. तो आप ऐसे केस टू केस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, सो दैट उनका एटलीस्ट उनका एडहेरेंस तो इम्प्रूव हो वाइल ऑन मेडिसिन, एंड उनका आप एक फॉलो अप मैकेनिज्म इंश्योर कर ले लिंक डीआरटी सेंटर्स के साथ, सो दैट उनका एडहेरेंस भी आप असेसमेंट कर सकें और साइमल्टेनियसली पेशेंट को भी मेडिसिन अपने नियर बाय सेंटर से मिल जाए. And another option is community-based sites like CSCs, target intervention sites, CBOs, NGOs. They may be preferred in such scenarios जहाँ पे flexibility या additional support की requirement है. So they may be able to remain in so that patients जो है हमारी care में, continuum of care में रहें, and they can benefit from the differential services models, right? So as I have emphasized in last 1 hour, that those people who have less than 95% adherence despite of EAC1, in such cases if adherence does not improve to more than 95%, अगर ऐसे cases में adherence improve नहीं हुआ है 3 sessions के बाद, तो आपको enhanced adherence counseling session another 3 months के लिए continue करना है, जिसको हम EAC2 बोलते हैं.
And enhanced strategies by such as counseling by different counseling is counseling by different counseling is different counselor is another part of strategy, and under direct supervision of smo or medical officer, and daily telephonically follow-ups, home visits through CSC's outreach workers to be done for next 3 months, another 3 months, so that barriers जो हैं उनके प्योर adherence के लिए that should be identified again and address कर सकें. And हमें medical officers को they should be providing special attention to such patients, so that we should not be missing these patients. We should be focusing on these individuals so that to bring them back into the viral suppression mode. And PLHIV is undergoing ESC2 should be rigorously followed up by the ART counselor through phone calls, and also we should be taking support of CSCs for such cases so as to improve the treatment adherence. And viral load test should be done after completion of ESC2, which was for 3 months again, irrespective of adherence levels. And if viral load is less than 1000, we will be continuing same treatment. If it is more than 1000, we will be referring now to the CESUP. This is e-referral to CESUP. It is not the physical presence of patients is not required. E-referral, tele-CESUPs, virtual calls should be done for CESUP in these cases. And if PLHIV's viral load is still unsuppressed as per the repeat viral load testing, then all unsuppressed should undergo in-depth interview or review by the CESUP, including one-to-one conversation with the person. And CESUP should reassess for adherence or other barriers with more focused approach, complete history on for barriers or adherence, complete history on personal habits or addictions, look for any opportunistic infections, clinical or some any comorbid condition which is actually interfering with the treatment plan of the patient. Look for any mental health issues, any concomitant medications to taken by patients which can interfere with the TLD absorption, TLD exposure. And if PLH patients is non-adherent or any other concomitant or on any other concomitant medication, so such should be patients should be weekly followed up and needs to be done for such patients, and they should be put back to the ASC by the CESUP. And if adherence is more than 95% now, and appropriate ARTC then may be planned in the CESUP. So, as I have just mentioned, to track such patients, generate the list of patients who have high viral load by data manager. Data manager now will share this list with SMOs or MOs for distribution for phone calls for by care coordinator, counselors, nurse, and lab technician. And जो भी respective staff है then will contact patient within 24 hours through phone calls, through documents, all contacts, and call patient in the line list and call outcomes in the line list. And list of categories of patients to be shared with CSCs for follow-up and home visits. And PLHIV is not reached after 3 phone call attempts on different days or different timings, or did not agree or did not return within 7 days of due date. This list should be shared with the CSCs so that they can be tracked back into the program. And CSC staff to track all patients who are missed or LFUs via continued phone calls and home visits, document attempts or contact in the tracker format, and share with the data manager of ART centers. So definite outcome to be documented in the MLL and white cards. Indefinite outcomes if the status remain LFU after tracking effort, and further follow up to be done is to be done as in the next table. So now this thing is for PLHIVs who are tracked back after being lost to follow up. When should viral load test be done? At ART reinitiation after being tracked back, when adherence improves to 95%, after 3 months of ART reinitiation and enhanced adherence counseling, or as per the schedule. Ma'am, people are answering the e-poll. Mhm. Requesting all the participants to please attempt the e-poll.
Only 7 participants have answered by now. Mhm. Requesting everyone to answer the e-poll. So just to reframe, जो पेशेंट लॉस टू फॉलो अप हो गए हैं, अब हम हमारे पास प्रोग्राम में वापस आए हैं, तो हम उनका वायरल लोड टेस्ट कब करेंगे? आई थिंक आवर काउंसलर्स शुड आंसर दिस थिंग. Kiran sir, can you please share the result of poll 7? Yeah, thank you. No, this is the other one. Yeah. Ma'am, 50% thing, it is when adherence improves to 95%. 40% thing after 3 months of ART reinitiation and EAC. So the correct answer is after 3 months of ART reinitiation and ESC, this should be done for the patient who are brought back after being lost to follow up. And this is the LFU re-engagement this thing that table, which is just showing that in March 2023, 73% they were retained on ART, and then subsequently from January to March 23, 71% are retained on ART. This next 3 months, 74% are retained, and July to September 23, 67% they were retained on ART. So track back PLHIVs after being LFU should be offered enhanced adherence counseling, and viral load test should be done after third month of ESC, irrespective of adherence levels and previous viral load test. This is as per the latest recommendations. And if viral load is more than 1000, then ESC should be continued for another 3 months while simultaneously addressing the barriers to treatment adherence. So, key points in this session that viral load testing should be done at 6 months, 12 months, respectively, and annually thereafter. And for patients who are newly initiated. For patients who are on second line or third line ART, this should be done every 6 monthly. In case of pregnant HIV positive women, we should be doing viral load test at 32 to 36 weeks, regardless of duration of ART and previous viral load test results or schedule. And track back LFU cases should be offered enhanced adherence counseling, and viral load test should be done after third month of enhanced adherence counseling sessions. This irrespective of adherence levels and previous viral load schedule. For those patients with unsuppressed viral load, they should undergo enhanced adherence counseling session 1 by counselor for 3 consecutive months. And if adherence is more than 95%, viral load test should be repeated after third month of ESC 1. But if it is less than 95%, uh, 3 additional months of ESC 2 needs to be conducted through different counselor under the supervision of medical officer. Then viral load test should be done after 3 months of ESC2, irrespective of adherence levels. And after ESC1 and ESC2, repeat viral load test. If it is more than 1000, then refer to SASUP. Complete evaluation and consultation should be done during SASUP to avoid unnecessary switch. This was all about this session. Thank you all for your patient hearing, and please ask me any question if you want to go for. Thank you so much, ma'am, for facilitating this session. Any Thank you. questions from the participants? Please feel free to unmute, or you can put your questions in the chat box. कोई भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं. Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much once again for Thank you. facilitating Thank you. this interesting session. Thank you, to all Shweta. Thank you, ma'am. Thank Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude this session now. Thank you.